Hello students, in our earlier video, I have discussed why there is a need to prepare final accounts or financial statements of a NPO. जैसे एक प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने की ज़रूरत होती है ताकि वो अपना प्रॉफिट और गेन देख सके, वैसे ही एक एनपीओ को भी अपने इनकम्स और एक्सपेंसेस को देखने के लिए कि क्या उसके पास सफिशिएंट इनकम है कि वो अपनी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर सके, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर किए जाते हैं। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। इस वीडियो में हम अपना सेकंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिस्कस करेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। सो स्टूडेंट्स, सेकंड हमारा जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक एनपीओ प्रिपेयर करती है दैट इज़ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. Income and expenditure account is a summary of incomes and expenditures of the current year of any NPO. करंट ईयर में जितने भी NPO के हमारे इनकम्स हुए हैं या एक्सपेंडिचर्स हुए हैं वो सब हम यहाँ पे शो करते हैं. जैसे लास्ट ईयर हम लोगों ने सोल प्रोप्राइटरशिप में P&L अकाउंट बना के नेट प्रॉफिट और नेट लॉस का फाइंड आउट किया था और उसको फिर हमने कैपिटल में ऐड किया था. सेम वही पर्पस NPO के लिए ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट सर्व करता है. इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एक्रूअल बेसिस पे बनाया जाता है एंड नॉट ऑन द रिसिप्ट बेसिस. दैट मीन्स रिसीव हुआ है तभी हम लिखेंगे ऐसा नहीं है, बल्कि एडजस्टमेंट्स, दैट मीन्स जो भी हमारे कैश में हमने रिसीव किया हो या ना किया हो, कैश में हमने पेमेंट की हो या ना की हो, बट अगर वो करंट ईयर से रिलेटेड है तो उसको एडजस्ट करके हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो करना है. तो इसी को हम बोलते हैं एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, जिसके अंदर हम एडजस्टमेंट्स करते हैं अपने आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस की, एक्रूड इनकम्स और अनअर्न्ड इनकम्स की. जैसे इसमें लिख दिया है मैंने दैट वेदर इनकम इज रिसीव्ड और नॉट एंड वेदर एक्सपेंडिचर इज पेड और नॉट, इट विल बी रिकॉर्डेड इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. फीचर्स ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने लास्ट ईयर 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट्स पढ़े थे, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट एंड पर्सनल अकाउंट. तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर हमारा नॉमिनल अकाउंट है. नॉमिनल अकाउंट का रूल होता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स. तो सेम हमारा डेबिट साइड में सारे के सारे एक्सपेंसेस और लॉसेस आएंगे और क्रेडिट साइड में इनकम्स और गेन्स आएंगी. नो कैपिटल आइटम इज एंटर्ड इन दिस अकाउंट. दैट मीन्स कोई भी कैपिटल नेचर के आइटम्स को हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे, केवल रेवेन्यू आइटम्स को रिकॉर्ड करेंगे. दैट मीन्स जो रिकरिंग इन नेचर हैं केवल उन्हीं को हम रिकॉर्ड करेंगे यहाँ पे. इट्स डेबिट साइड इंक्लूड्स ऑल द एक्सपेंसेस. जितने भी हमारे एक्सपेंसेस हैं वो डेबिट साइड में आते हैं और क्रेडिट साइड में सारी की सारी इनकम्स आती हैं पर्टेनिंग टू द सेम पीरियड. इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का कोई भी ओपनिंग या क्लोजिंग बैलेंस से नहीं होता है. जो भी हमारी लास्ट में फिगर बचता है उसको हम सरप्लस या डेफिसिट के नाम से जानते हैं. इसमें कोई भी आइटम, चाहे वो रेवेन्यू या एक्सपेंडिचर हो, जो पास्ट पीरियड से रिलेटेड है या फ्यूचर पीरियड से रिलेटेड है, इसमें कोई भी आइटम ऐसा नहीं आता है. दैट मीन्स केवल करंट ईयर के ही एक्सपेंसेस या इनकम्स को हमें यहाँ शो करना है एज पर द मैचिंग प्रिंसिपल. This account is prepared in the same manner in which P&L account is prepared, and the credit balance is called excess of income over expenditure. That means income ज़्यादा है और expenditure कम है, तो उस सिचुएशन में सरप्लस बचता है. तो सरप्लस हमारा डेबिट साइड में, दैट मीन्स जो बैलेंस बचा है, और डेबिट बैलेंस इज कॉल्ड एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम. दैट मीन्स हमारा एक्सपेंडिचर ज़्यादा है और इनकम कम है, तो डेफिसिट है वो हमारा बैलेंस डेबिट बैलेंस कहलाएगा. उसको हम अपने जनरल फंड या कैपिटल फंड से माइनस करते हैं, सरप्लस को हम ऐड कर देते हैं. स्टूडेंट्स, ये फॉर्मेट है हमारे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का. जैसे हम डेबिट साइड में एक्सपेंडिचर्स को शो करेंगे एज पर आर नॉमिनल अकाउंट. 2 सैलरीज, जो भी करंट ईयर की सैलरी हैं उसमें हमें एडजस्ट करना पड़ेगा अगर कोई आउटस्टैंडिंग है एट द एंड. आउटस्टैंडिंग इन द बिगनिंग, प्रीपेड इन द बिगनिंग एंड प्रीपेड एट द एंड. इनका क्या मतलब हुआ कि कोई भी अगर सैलरी हमारी आउटस्टैंडिंग है एट द एंड ऑफ द करंट ईयर, दैट मीन्स वो करंट ईयर से रिलेटेड होगी तो हम उसको ऐड कर देंगे.
जो भी आउटस्टैंडिंग सैलरीज होगी इन द बिगनिंग, करंट ईयर शुरू हुआ उससे उस टाइम पे ही हमारे बैलेंस शीट में कुछ आउटस्टैंडिंग था, दैट मीन्स वो हमारे करंट ईयर का नहीं है, वो हमारे प्रीवियस ईयर का है, तो उसको माइनस कर देंगे। प्रीपेड इन द बिगनिंग, दैट मीन्स कुछ प्रीपेड सैलरी था स्टार्टिंग में बैलेंस शीट में, तो वो हमारा ईयर जब शुरू हुआ उसी टाइम पे प्रीपेड है, दैट मीन्स प्रीवियस ईयर का तो होगा नहीं, तो हम उसको करंट ईयर का ट्रीट करके उसमें ऐड कर देंगे। प्रीपेड एट द एंड, कुछ प्रीपेड सैलरीज एट द एंड ऑफ द ईयर दे रखा है, दैट मीन्स वो फ्यूचर ईयर के लिए है, तो वो हमारा माइनस कर देंगे। रेंट पेड आ जाएगा ऑफ द करंट ईयर, इसमें भी सेम है, वैसे ही हम लोग एडजस्टमेंट्स करेंगे। इंश्योरेंस में भी प्रीपेड अगर हमने कोई इंश्योरेंस दे दिया है फ्यूचर का और अभी, तो हम उसको माइनस कर देंगे। ऑडिट फीस, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ऑनरेरियम, टेलीफोन एक्सपेंसेस, रिपेयर्स, डेप्रिसिएशन, ये वाले सारे आइटम्स तो हम लोग स्टडी कर ही चुके थे, जैसे रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट जब हमने डिस्कस किया था, बट वहाँ पे डेप्रिसिएशन नहीं लिखा था तो स्टूडेंट्स, तो डेप्रिसिएशन हमारा एक नॉन कैश एक्सपेंस है बट है तो करंट ईयर का, तो इसीलिए हमें उसे एक्सपेंडिचर साइड में लिखना पड़ेगा। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट में इसलिए नहीं लिखा था क्योंकि उससे हमारा कैश नहीं जा रहा था कहीं पर भी बाहर, बट ये हमारे एसेट्स को कम करता है, हमारे प्रॉफिट्स को रिड्यूस करता है, तो इसीलिए एक्सपेंडिचर तो है ही। तो जैसे लास्ट ईयर हम P&L अकाउंट में लिखते थे डेबिट साइड में, ऐसे ही इनकम एंड एक्सपेंडिचर में भी लिखेंगे डेबिट साइड में। जो भी स्पोर्ट्स मटेरियल हमने यूज़ किया है ड्यूरिंग द ईयर, स्पोर्ट्स मटेरियल कंजम्पशन वाली एडजस्टमेंट्स हम बाद में करेंगे वीडियो में। और लास्ट में आपका बचेगा सरप्लस। सरप्लस मींस एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, दैट मीन्स ये इनकम साइड जो है हमारी क्रेडिट साइड ये ज़्यादा है और हमारी एक्सपेंडिचर साइड क्या है, कम है, तो बैलेंसिंग फिगर इस साइड बचेगा, तो उसको हम किस नाम से जानेंगे, सरप्लस के नाम से, और इस सरप्लस को हम बैलेंस शीट में कैपिटल फंड में ऐड करते हैं। अब इनकम साइड में आ जाते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट इनकम हमारी किसी भी एनपीओ के लिए सब्सक्रिप्शन है, क्योंकि ये बहुत ही रिकरिंग नेचर की है, तो रेवेन्यू आइटम है हमारा ये। इसके अंदर हम एडजस्टमेंट्स करेंगे आउटस्टैंडिंग एट द एंड, दैट मीन्स वो सब्सक्रिप्शन जो हमारे लास्ट में एट द एंड ऑफ द करंट ईयर आउटस्टैंडिंग है, दैट मीन्स वो करंट ईयर का होगा। और अगर बिगिनिंग का कुछ एडवांस है, बिगिनिंग ऑफ द ईयर में कुछ एडवांस था सब्सक्रिप्शन का, दैट मीन्स वो करंट ईयर का होगा, तो वो भी हम ऐड कर देंगे। आइटम्स को जो लेस करेंगे वो है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इन द बिगनिंग, ईयर स्टार्ट हुआ और उस टाइम पे अगर कुछ आउटस्टैंडिंग था, दैट मीन्स अभी तक ड्यू तो हुई नहीं है करंट ईयर की चीज़ें, तो इसीलिए वो प्रीवियस ईयर की ड्यू हो चुकी होगी, बट अभी तक हमने उसको रिसीव नहीं किया होगा, तो वो प्रीवियस ईयर की है, इसीलिए हम इस ईयर उसको माइनस कर देंगे यहाँ पे। और एडवांस एट दी एंड, कि जब ईयर ख़त्म हुआ उस टाइम पे अगर कुछ एडवांस सब्सक्रिप्शन हमें दिखा रखा है तो वो दैट मीन्स फ्यूचर ईयर के लिए है, तो वो भी हम माइनस कर देंगे। इसका मतलब स्टूडेंट्स अमाउंट कॉलम में केवल वही सब्सक्रिप्शन आएगा जो कि हमारे करंट ईयर से रिलेटेड होगा, न वो सब्सक्रिप्शन आएगा जो प्रीवियस ईयर का हमने इस ईयर रिसीव किया है, न वो आएगा जो फ्यूचर ईयर का हमने इस ईयर रिसीव किया है। स्टूडेंट्स एंट्रेंस फीस यहाँ पे हम लिखेंगे जो भी हमारी रेवेन्यू नेचर की होंगी। कई बार एंट्रेंस फी में भी क्वेश्चन में आपको कैपिटलाइज करने के लिए बोला जाता है, तो उस टाइम पे उतना ही पोर्शन कैपिटलाइज करना है जितना कि बोला जाएगा। वो डोनेशंस रेवेन्यू डोनेशंस माने जाएंगे जिनका कोई स्पेसिफिक पर्पस नहीं डिसाइड किया गया है, तो उन डोनेशंस को हम यहाँ लिखेंगे। कोई भी ओल्ड न्यूज़पेपर्स हमने बेची हैं तो वो हमारे रेवेन्यू इनकम है, दैट ऑल्सो वी विल राइट हेयर। रेंट ऑफ हॉल, कोई भी सन्ड्री रिसिप्ट्स हमने ली हैं या और भी किसी नेचर की कोई भी इनकम हमें हुई है, बट वो कंडीशन की रेवेन्यू नेचर की इनकम्स होनी चाहिए, कैपिटल नेचर की नहीं होनी चाहिए। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में केवल वही आइटम्स आते हैं जो कि हमारे रेवेन्यू नेचर के होते हैं, कैपिटल नेचर के नहीं। लास्ट में हमारा बैलेंस, अगर एक्सपेंडिचर ज़्यादा है और इनकम अगर हमारी कम है तो हमारा बैलेंस क्रेडिट साइड में बचेगा। इसको हम किस नाम से जानेंगे, डेफिसिट के नाम से जानेंगे। सरप्लस या डेफिसिट कोई एक ही यहाँ पे हो सकता है, क्योंकि या तो एक्सपेंडिचर ज़्यादा होगा या इनकम ज़्यादा होगी, तो उस सिचुएशन में या तो डेबिट साइड में बैलेंस बचेगा या क्रेडिट साइड में बैलेंस बचेगा। जो भी हमारा डेफिसिट है ये हमारे जनरल फंड को कम कर देगा, इसको हम अपने कैपिटल फंड या जनरल फंड से माइनस करेंगे इन द बैलेंस शीट।
तो चलिए स्टूडेंट्स एक न्यूमेरिकल इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से भी कर लेते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट for the year ending 31st March 19 of Negi's Club, you have to prepare income and expenditure account for the same period. सैलरी आउटस्टैंडिंग की हमें एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। सैलरी आउटस्टैंडिंग हमारा जो है दैट मीन्स आउटस्टैंडिंग अभी भी बाकी है करंट ईयर का, तो ये हमारी सैलरीज में ऐड हो जाएगा। एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग ये भी हमारा ऐड हो जाएगा एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस में। बैंक अकाउंट रिसीवेबल, बैंक इंटरेस्ट रिसीवेबल, बैंक इंटरेस्ट मतलब अभी भी हमारा आना बाकी है ये इनकम, तो ये भी हमारी इंटरेस्ट बैंक इंटरेस्ट में ऐड हो जाएगा। सब्सक्रिप्शंस एक्रूड ₹400, दैट मीन्स अभी सब्सक्रिप्शन हमारा ड्यू हो चुका है लेकिन हमने रिसीव नहीं किया है अभी तक, तो ये भी हमारा ऐड हो जाएगा सब्सक्रिप्शन में। 50% ऑफ द एंट्रेंस फीस टू बी कैपिटलाइज्ड, जितनी भी हमारी एंट्रेंस फी क्वेश्चन में दे रखी होगी उसके अकॉर्डिंगली हमें 50% को कैपिटलाइज करना है। दैट मीन्स 50% हमारी बैलेंस शीट में जाएगी, तो रेवेन्यू नेचर कितना हो गया 50%, तो केवल 50% हमारा एंट्रेंस फी को हम इनकम साइड में लिखेंगे। फर्नीचर को डेप्रीशिएट करना है 10% के हिसाब से। तो चलिए अब रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट देखते हैं। रिसिप्ट साइड में आपका बैंक का बैलेंस दिया हुआ है 25,000, ये तो हमारा ओपनिंग बैलेंस शीट में जाता है, ये कभी भी हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं जाता। सब्सक्रिप्शंस दे रखी हैं, लेकिन सब्सक्रिप्शंस को जैसे कि हमने पढ़ा है कि हमें इसको एडजस्ट करना है, तो एडजस्ट करने के लिए हमें इसमें बहुत ही ईजी मैंने एडजस्टमेंट ली है सब्सक्रिप्शन की। केवल आपको 10,000 का है, तो 10,000 करंट ईयर का है और उसमें जो हमारी एक्रूड सब्सक्रिप्शन है वो ऐड कर देंगे, जो भी एडजस्टमेंट में दे रखी थी वो ऐड कर देंगे। डोनेशन हमारा 2,000 है, तो एज इट इज़ हमारा रेवेन्यू नेचर का ही है, तो इसको भी हम एज इट इज़ इनकम साइड में लिख देंगे। हॉल रेंट आ जाएगा हमारा। इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट, जैसा कि अभी डिस्कस किया था मैंने कि कुछ आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है तो वो इसमें ऐड हो जाएगा। एंट्रेंस फीस हमारी है और इसमें से 50% को हमें कैपिटलाइज करना है, तो इनकम साइड में केवल 50% आएगी। दैट मीन्स 1,000 का 50% हम यहाँ पे इनकम साइड में दिखा देंगे। अब पेमेंट्स को देख लेते हैं कि हमने फर्नीचर खरीदा है 5,000 का 1 जुलाई 2018 को, तो हम 5,000 तो नहीं लिखेंगे क्योंकि परचेज ऑफ फर्नीचर तो हमारा कैपिटल पेमेंट हो गई, तो इसको हम यहाँ नहीं लिखेंगे 5,000 को। लेकिन इस फर्नीचर के ऊपर इंटरेस्ट हमें चार्ज करना है, जैसा कि अभी हमने पढ़ा था एडिशनल इन्फॉर्मेशन में 10% के हिसाब से हमें फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन लगाना है, तो हम टाइम पीरियड के अकॉर्डिंगली लगाएंगे, जैसे हमने लास्ट ईयर पढ़ा है अकाउंट्स में डेप्रिसिएशन कैसे चार्ज करना है। देन सैलरी है 2,000, तो ये सैलरी में भी हमने एडजस्टमेंट एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन देखी थी कि उसके अंदर आउटस्टैंडिंग सैलरी भी है, तो वो भी हमारी ऐड हो जाएगी यहाँ पे। टेलीफोन एक्सपेंसेस एज इट इज़ लिख देंगे हम। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस की भी कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन में नहीं था। पोस्टेज एंड स्टेशनरी भी एज इट इज़ हमारा एक्सपेंडिचर साइड में आ जाएगा। परचेज ऑफ बुक्स, जब भी हम बुक्स की बात करेंगे तो ये हमारे फिक्स्ड एसेट्स हैं और इनको हम एक्सपेंडिचर्स में नहीं लिखते हैं, बल्कि ये हमारा कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर है, तो इसको हम डायरेक्ट अपना बैलेंस शीट में लिखते हैं। एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस हो जाएंगे 900, ये हमारा रेवेन्यू नेचर का ही है, तो इसको हम एक्सपेंडिचर साइड में लिखेंगे। एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस के कुछ आउटस्टैंडिंग भी थे, तो वो हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। देन हमने परचेज की हैं 5% गवर्नमेंट पेपर्स, लेकिन 8,000 के गवर्नमेंट पेपर्स खरीदे हैं, तो ये तो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया, तो इसको तो हम डायरेक्ट बैलेंस शीट में लिखेंगे, बट उसके ऊपर जो भी हमने इंटरेस्ट रिसीव करा है वो हमें यहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा। तो हम कैलकुलेट करके देखेंगे, जब अभी क्वेश्चन में आपको करके दिखाऊंगी उस टाइम पे इसकी कैलकुलेशंस करते हैं। मिसलेनियस एक्सपेंसेस दे रखे हैं, वो एज इट इज़ हमारे एक्सपेंडिचर साइड में आ जाएंगे। और लास्ट में हमारा दे रखा है कैश और बैंक बैलेंस, तो ये बैलेंसेस कैरी डाउन है, ये भी हमारे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं आते हैं, इनको भी हम क्लोजिंग बैलेंस शीट में लिखते हैं। तो स्टूडेंट्स एक बार ऐसे हम लोगों ने हर आइटम को डिस्कस कर लिया है, मैं आपको ये क्वेश्चन करके भी दिखाती हूँ। तो चलो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन इनकम एंड एक्सपेंडिचर का मैं आपको करके दिखाती हूँ। सबसे पहले हम क्वेश्चन जैसे हम पढ़ ही चुके हैं, हम क्वेश्चन को रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट से ही स्टार्ट करेंगे।
रिसिप्ट साइड से ही स्टार्ट कर लेते हैं। रिसिप्ट साइड में बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखा हुआ है बैंक का, बट ये तो हमारा इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं आता है, ये डायरेक्ट हमारी ओपनिंग बैलेंस शीट में जाता है, जो हम बाद में करेंगे। अभी जो जो आइटम हमारे यहाँ इनकम साइड में आएंगे वो हम लिख लेते हैं। सबसे पहले हमारा सब्सक्रिप्शंस है, तो हम इनकम साइड में सबसे पहले सब्सक्रिप्शन लिखेंगे। डियर स्टूडेंट, सब्सक्रिप्शन केवल करंट ईयर से रिलेटेड आएगा, तो हमें एडजस्ट करना पड़ेगा प्रीवियस ईयर और फ्यूचर ईयर का। लेकिन जैसे कि क्वेश्चन में 3 इयर्स के दे रखे हैं और उसमें 2019 का स्पेसिफाई करा हुआ है, तो हम डायरेक्ट वहीं से भी क्वेश्चन को शुरू कर सकते हैं। अदरवाइज पहले 12,000 लेके बाकी को माइनस कर सकते हैं 18 वाले ईयर का और 2020 वाले ईयर का। मैंने यहाँ पे डायरेक्ट ले लिया है। इसके अंदर हम ऐड कर देंगे सब्सक्रिप्शन एक्रूड, जैसा कि हमने एडिशनल इंफॉर्मेशन में देखा था कि सब्सक्रिप्शन एक्रूड है ₹400 का, हम 400 इसमें ऐड कर देंगे, तो हमारा सब्सक्रिप्शन करंट ईयर का हो गया 10,400। सेकेंड जो आइटम है हमारा, दैट इज डोनेशन, सो वी विल राइट डाउन डोनेशन। डोनेशन के पीछे कोई स्पेसिफिक पर्पस नहीं लिखा हुआ है, इसीलिए हम इसको रेवेन्यू इनकम मान के यहाँ लिख देंगे। देन हॉल रेंट, हॉल रेंट इज 300। इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट, इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट्स आपको दिया हुआ है 450। बट स्टूडेंट्स, इसमें हमने एडिशनल इन्फॉर्मेशन जब पढ़ा था तो उसमें देखा था कि कुछ आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है हमारा बैंक का 150, तो वो हम यहाँ पर ऐड कर देंगे क्योंकि आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट हमारा करंट ईयर का है वो। तो हमारा टोटल इंटरेस्ट हो गया 600। स्टूडेंट्स, इसमें एंट्रेंस फ़ी के बारे में भी कैपिटलाइजेशन के लिए एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी, जिसमें ये लिखा हुआ था कि 50% को हमें कैपिटलाइज करना है। तो यहाँ पे हम केवल 50% लिखेंगे ऑफ रुपीज़। जितना भी हमारी एंट्रेंस फ़ी है 1000 है, तो 1000 का 50% हो जाएगा हमारा 500। और अब स्टार्ट करते हैं हम अपना पेमेंट साइड। जब हम पेमेंट साइड करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहला आइटम हमारा फर्नीचर है, इस पे हम डेप्रिसिएशन बाद में लगाएंगे, पहले सैलरी से क्वेश्चन शुरू कर लेते हैं। सैलरी हमारी दे रखी है 2000, लेकिन स्टूडेंट्स आपने जब एडिशनल इन्फॉर्मेशन पढ़ी थी हम लोगों ने, तो उसमें लिखा था कि कुछ सैलरी हमारी आउटस्टैंडिंग है। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी जैसे कि हम देख पा रहे हैं, इसके अंदर आउटस्टैंडिंग सैलरी हमारी 1500 है, तो 1500 हमारा प्लस कर देंगे, तो टोटल अब हमारी सैलरी हो गई 3500। उसके बाद हम सारे आइटम्स, टेलीफोन एक्सपेंसेस, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, ये सब हम लोग डायरेक्टली लिखते रहेंगे क्योंकि इनके अंदर कोई एडजस्टमेंट्स है नहीं। तो टेलीफोन एक्सपेंसेस हमारे 300 हो गए, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस हो गए हमारे, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 600 हैं, पोस्टेज एंड स्टेशनरी भी हमारे 150 हैं। साथ में परचेज ऑफ बुक्स हमारा दिया हुआ है बच्चों, तो लेकिन परचेज ऑफ बुक हमारा जो है कैपिटल एक्सपेंडिचर है और इसीलिए हम यहाँ पर इसको नहीं लिखेंगे। देन एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस हमारा रेवेन्यू नेचर का है, तो हम उनको लिखेंगे एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस। बट एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस में एडजस्टमेंट थी, तो हमारा यहाँ पर हमें 900 दिया हुआ है, बट कुछ एडजस्टमेंट थी, तो वो एक बार एडजस्टमेंट देख लेते हैं हम लोग। इसमें आपको एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग दिया हुआ है ₹500, दैट मीन्स आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को हम यहाँ पे ऐड कर देंगे 500, तो अब टोटल हमारे एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस हो गए 1400। मिसलेनियस एक्सपेंसेस हमारा नेक्स्ट यहाँ पे परचेज ऑफ 5% गवर्नमेंट वाला एक आइटम है, इसको अभी मैं डिस्कस करती हूँ। उससे पहले ये मिसलेनियस एक्सपेंसेस हम एक्सपेंडिचर साइड में एक बार जल्दी से लिख लेते हैं। तो मिसलेनियस एक्सपेंडिचर आपका दिया हुआ है 600। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पे जैसे इसमें लिखा हुआ था परचेज ऑफ 5% गवर्नमेंट पेपर्स, तो ये हमारा एसेट्स खरीदे हैं, दैट मीन्स इन्वेस्टमेंट करी है एनपीओ ने 1 जुलाई 2018 को। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि 8000 के ऊपर हमें इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा, तो हम यहाँ पे इनकम साइड में इंटरेस्ट ऑन 5% गवर्नमेंट पेपर्स पे, क्योंकि अब हमने इन्वेस्टमेंट किया और साथ में आपको इंटरेस्ट भी दे रखा है 5% के हिसाब से और डेट भी दे रखी है, तो इसीलिए हमें यहाँ पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करके इनकम में शो करना पड़ेगा यहाँ पे। तो 8000 का 5% अगर हम निकालेंगे और 1 जुलाई से अगर 31 मार्च तक की बात करेंगे तो हमारे 9 मंथ्स हो जाते हैं। तो हमारा टोटल जो इंटरेस्ट आएगा वो 300 आएगा, उसको हम यहाँ लिख देंगे।
अब स्टूडेंट्स एक आइटम हमारा एक्सपेंडिचर साइड में रह गया है, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। जैसा कि हमने फर्नीचर खरीदा है 5000 रुपीज़ का, बट फर्नीचर कितने का खरीदा है? वो 5000 का खरीदा है और 1 जुलाई को खरीदा है। तो 1 जुलाई मीन्स हमारा फिर से वही 9 मंथ्स हो गए 31 मार्च तक। और हमने एडिशनल इंफॉर्मेशन में देखा था कि डेप्रिसिएशन जो है फर्नीचर पे 10% लगाना है, तो इस पे हम डेप्रिसिएशन लगाएंगे 10%। तो 5 मंथ्स 5000 9 मंथ्स का 10% डेप्रिसिएशन निकालेंगे तो हमारा आ जाएगा डेप्रिसिएशन निकालेंगे तो हमारा आएगा 375। तो स्टूडेंट्स अब हम इसका टोटल करते हैं। जब हम इनकम साइड का टोटल करेंगे तो 14,100 आ रहा है। तो अब हम डेबिट साइड का भी टोटल 14,100 होना चाहिए, लेकिन जब हम 14,100 से इन सारे आइटम्स को लेस करेंगे तो हमारा कुछ बैलेंसिंग फिगर बचेगा। उस बैलेंसिंग फिगर को हम बोलेंगे सरप्लस। सरप्लस का मतलब है एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। तो इसको हम अपने कैपिटल फंड में जाके बैलेंस शीट में ऐड कर देते हैं। जब हम इसको इन सबको माइनस करेंगे तो हमारा अमाउंट बचेगा 7175। ये आपका सरप्लस हो गया। सो स्टूडेंट्स ऐसे ही क्वेश्चंस को और प्रैक्टिस करिए अपनी बुक से। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। स्टे होम, स्टे सेफ।